लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज हमारा टॉपिक है समास। अब आप पूछोगे बच्चों कि समास क्या, तो मैं समास के बारे में आपको बताती हूँ। 10th क्लास के सिलेबस में हमारा एक टॉपिक है समास, जो हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समास का तात्पर्य मतलब कहने का मतलब है संक्षिप्तीकरण। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि संक्षिप्तीकरण का मतलब क्या होता है। आजकल शॉर्टकट का ज़माना है। कोई भी हम मान लीजिए हम कोई कहानी वगैरह पढ़ते हैं, तो जब वो कहानी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो हम बोर हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसकी समरी यानी कि सार पढ़ना पसंद करते हैं। तो ऐसे में वो कहानी हमें इंटरेस्टिंग भी लगती है और समझ भी आ जाती है। तो समास का मतलब भी यही है कि कोई भी बहुत बड़ी बात को छोटा करके समझा देना, यानी उसका छोटा रूप। तो चलो एक एग्जांपल के साथ हम आपको इसे समझाते हैं। रसोई के लिए घर। तो हम कहते हैं कि रसोई के लिए घर। आधे बच्चों को समझ आएगा कि रसोई क्या और घर क्या, और आधे बच्चों को नहीं समझ आएगा। तो और मैं कहती हूँ कि रसोई घर, जाके रसोई के घर से मेरे लिए सामान ले आओ। बात नहीं आई ना समझ में। अब मैं कहती हूँ रसोई घर से मेरे लिए कुछ सामान लेकर आ जाओ। तो हम जो एक बड़ा टॉपिक था हमारा रसोई के लिए घर, उसको हम छोटा करके बोलते हैं रसोई घर। तो इसी को कहते हैं समास। समास में बच्चों दो पद होते हैं। दो पद मतलब जैसे अभी मैंने बताया आपको रसोई के लिए घर, ऐसा ही मैं आपको एक इजी सा एग्जांपल बताती हूँ। नील और कमल, तो इसका समस्त पद बनेगा नील कमल। अब समस्त पद क्या, देखिए नील और कमल हमारे पास दो वर्ड हैं, दो शब्द हैं, जिसमें से एक पहला है और एक दूसरा। तो पहला कौन सा है, नील, और दूसरा कौन सा है, कमल। तो नील हो गया हमारा पूर्व मतलब पहले वाला पद, और कमल उत्तर यानी कि बाद वाला पद। तो ये बन गया हमारा, टोटल बन गया हमारा नील कमल। तो पूर्व पद और उत्तर पद, तो पूर्व पद कौन सा बताया, पूर्व मतलब पहले फर्स्ट, और कमल मतलब सेकंड यानी कि उत्तर पद। तो दोनों को मिलकर बन गया है हमारा नील कमल, यानी कि एक समस्त पद, यानी दोनों पदों को मिलाकर एक जो पद बना है उसको कहेंगे समस्त पद। अब हम आपको समास को विग्रह करना बताते हैं, इसे तोड़ना फोड़ना सिखाते हैं। देखो बच्चों, माता और पिता, माता और पिता, माता पिता, बीच में एग्जाम्पल में देखा हो उसमें हाइफन लगा हुआ है माता पिता में। तो अगर हम इसको तोड़ते हैं तो ये बन जाएगा माता और पिता। राजपुत्र, राजा का पुत्र। सामसिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करने को समास विग्रह कहते हैं। विग्रह मतलब तोड़ना। तो विग्रह के बाद सामसिक शब्द गायब हो जाते हैं, अर्थात जब एक समस्त पद के सभी पद को अलग कर दिया जाता है तो उसे समास विग्रह कहते हैं। वेरी सिंपल, पूर्व पद और उत्तर पद, पहले को और दूसरे को मिलाकर पहले हमने एक क्या बनाया, समस्त पद, यानी कि एक शब्द बनाया। अब उसी को हम तोड़ देते हैं। जब हम उसको तोड़ देते हैं तो वो बन जाता है समास विग्रह। विग्रह मतलब उन शब्दों को तोड़ना। जैसे माता पिता, माता पिता समस्त पद हो गया, माता और पिता, अब हमने क्या कर दिया, उस समास का विग्रह कर दिया, यानी कि उसे तोड़ दिया। चलो समास के भेद बताते हैं। वेरी सिंपल, हमारे समास के ना 6 भेद माने जाते हैं बच्चों। पहला अवयवी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय, चौथा द्विगु, पांचवा द्वंद्व और छठा बहुब्रीहि। तो पहले मैं आपको जो सबसे इजी है, ठीक है, वैसे तो मुझे 1 2 3 4 5 6 सीरियल वाइज आपको समझाना चाहिए, लेकिन अगर जब मैं आपको सीरियल वाइज समझाऊंगी तो आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी। तो मैं क्या करती हूँ, पहले इजी टॉपिक उठा लेती हूँ जो आपको इजीली समझ आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ द्विगु समास, है ना। तो बहुत इजी है द्विगु समास। किसी बच्चे को पता है द्विगु समास क्या होता है? तो चलो द्विगु समास के बारे में बताते हैं। देखो बच्चों, इसकी क्वालिटी सबसे अच्छी ये है कि इसमें ना सिर्फ आपको काउंटिंग देखनी है ना।
अब आप कहोगे काउंटिंग क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10? हाँ, कोई भी संख्या, 1000 2000 3000 4000 100 50, कितनी भी, कोई भी संख्या, ठीक है। और 1 2 3 4 ये तो है ही है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये भी हमारी संख्या में ही काउंट होता है। आप संख्या देख लें, जहाँ आप किसी भी संख्या को देख लें, समझ लेना, आँख बंद करके लिख देना द्विगु समास। फॉर एग्जाम्पल नवग्रह। अब एक बहुब्री जो समास है ना हमारा, वो भी कुछ इस तरह का ही है। तो मैं आपको लास्ट में इसमें डिफरेंस बता दूंगी कि आप द्विगु और बहुब्री में कंफ्यूज ना हो। तो नवग्रह, नव मतलब 9, ठीक है, आ गई काउंटिंग, नव मतलब 9। तो 9 ग्रहों का समूह क्या बन गया हमारा, क्या बन गया हमारा, द्विगु समास, ठीक है। इसमें नव आ गया। दोपहर, दोपहर मतलब सबसे पहले देखो, दो मतलब 2, तो दोपहर काउंटिंग आ गई है, तो दोपहरों का समाहार द्विगु समास। त्रिवेणी, त्रि मतलब 3, पंचतंत्र, पंच मतलब 5, त्रिलोक मतलब 3, शताब्दी 100, सप्तऋषि 7, त्रिकोण 3, सप्ताह 7, तिरंगा 3 और चतुर्वेद 4। तो जहाँ आप काउंटिंग देख लें, आँख बंद करके द्विगु समास लिखते हैं। अब आपको दमदम समास कराते हैं, ये भी बहुत इजी है। इस समास में दोनों पद ही प्रधान होते हैं। जैसे अभी मैंने बताया था ना, पूर्व पद और उत्तर पद, यानी कि पहला और दूसरा 2 शब्दों को जब मिला देते हैं तो टोटल कैलकुलेशन बन जाती है समास, ठीक है। तो यहाँ पे पहला भी इम्पॉर्टेंट है और दूसरा भी। तो कैसे इसको पहचानेंगे, कैसे? ये तो भाई द्विगु समास से भी इजी है। यहाँ पर और या दो भी, जो भी 2 वर्ड हैं उसमें और या ये शब्द लगा दोगे तो आपका बन जाएगा द्वंद्व समास। जैसे जलवायु, तो जलवायु को अगर मैं तोड़ती हूँ, समास विग्रह करती हूँ, तो जल और वायु, तो हो गया बच्चों द्वंद्व समास। सेकंड, अपना पराया, अपना और पराया या अपना या पराया, कुछ भी लिख सकते हो आप। तो बच्चों हो गया द्वंद्व समास। और इसके बीच में ना अगर एग्जाम्पल आ जाता है तो हाइफन लगा होगा, तो हाइफन का साइन देखते ही आप समझ जाना कि ये द्वंद्व समास है। बाकी आपको इसमें ज़्यादा डीप में देखने की ज़रूरत ही नहीं है, हाइफन का साइन देखते ही आपको पता लग जाएगा कि ये द्वंद्व समास है। तो चलो अब हम आगे चलते हैं बहुब्रीहि समास में। वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा बहुब्रीहि समास जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा ख़ास है। अब पूछोगे आप कैसे? अभी मैंने आपको बताया था ना कि द्विगु समास के बारे में बताया था, जो हमारी काउंटिंग को दर्शाता है, ठीक है, जिसमें आपने काउंटिंग देखी। अब ये जो बहुब्रीहि समास है ना, इसमें भी लगभग काउंटिंग ही आती है, लेकिन इसमें और द्विगु समास में क्या फ़र्क है? वेरी सिंपल। गजानन, गज का है आनंद जिसका, लास्ट में इसकी कैलकुलेशन दी है कि कौन, किसके बारे में बता रहे हैं? गणेश। तो यहाँ पे जिसके बारे में टोटल कैलकुलेशन दी गई है, यहाँ पर जिसका आंसर भी आपको मिल जाता है। आपने द्विगु समास में देखा था ना, आंसर नहीं दिया गया था, लेकिन बहुब्रीहि समास में आपको आंसर मिलेगा। गज का है आनंद जिसका, यानी कि गणेश। आँख बंद करके लिख देना क्या? बहुब्रीहि समास। एक और एग्जांपल बताती हूँ जो बिल्कुल सेम द्विगु जैसा है लेकिन है बहुब्रीहि। कैसे पहचानोगे? त्रिनेत्र, काउंटिंग आई 3 आ गई ना काउंटिंग। अब आप कहोगे कि मैम ये तो फिर द्विगु समास बन गया। नहीं, 3 है नेत्र जिसके, यहाँ तक तो है ये क्या? द्विगु समास, लेकिन लास्ट में हम लिख देते हैं शिव, यानी कि ये हमारा इसका आंसर दे दिया गया है कौन? 3 नेत्र वाले कौन? भगवान शिव। तो यहाँ पे बन गया हमारा बहुब्रीहि समास। यहाँ पर लास्ट में बच्चों अब हमारे 2 समास रह गए, जो मैंने कहा था ना पहले इजी बता देती हूँ। अब ये थोड़े से आपको टफ़ लगेंगे, लेकिन इतने भी टफ़ नहीं है कि आपको समझना है। चलो तत्पुरुष समास का भी एक बहुत शॉर्ट मेथड आपको बताती हूँ मैं, इजी मेथड बताती हूँ कि आपको कैसे पहचानोगे आप कि ये तत्पुरुष समास है। आपने कारक पढ़ा है?
कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा और कुछ बच्चों ने नहीं, ठीक है। तो हम दोनों बच्चों के लिए अगर वीडियो बना रहे हैं तो दोनों के लिए ईजी करते हैं। तो बच्चों ये कारक चैप्टर हुआ करता था कारक का, जिसमें ना का, की, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, है ना। तो ये बहुत एक लंबा सा टॉपिक था जिसमें ना चिन्ह दिखाए जाते थे। किसी भी शब्द को बताने के लिए चिन्हों का प्रयोग होता था, जैसे का, के, की, है ना, से, में, पर, ठीक है। अगर मैं आपको ये पूरी डिटेल समझाने लग जाऊँगी तो आपको लगेगा कि मैडम जो है वो कारक चैप्टर पढ़ा रही हैं, लेकिन कारक चैप्टर ना इसमें थोड़ा सा अगर आपको आता तो और आपके लिए इजी हो जाता, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर अगर हम अपने शब्द को अपने जो भी हमारा एग्जाम्पल है उसमें अगर हम का, के, की, में, पर, से ये चीज़ें देख लेते हैं तो आप समझ जाना कि तत्पुरुष समास है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, 1-2 एग्जाम्पल। जैसे धर्म का ग्रंथ, तो धर्म का आ गया, तो धर्म का ग्रंथ मतलब धर्म ग्रंथ। राजा का कुमार, राजकुमार, तो राजा का कुमार, इसमें भी का आ गया, ठीक है। तो ऐसे अगर एग्जाम्पल आपके पास आ जाते हैं तो आप समझ लेना कि ये आपका तत्पुरुष समास है। अब हम लास्ट आपको अव्ययीभाव समास करवा देते हैं, ये भी बहुत इजी है। देखो, हमारा अव्ययीभाव समास जो है वो हमारा पहला समास है। जैसे मैंने आपको बताया था पूर्व पद और उत्तर पद, ये दोनों ही अव्ययीभाव समास में अब पूर्व पद और उत्तर पद जो है ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है ना। लेकिन इसमें चाहे लिंग हो यानी लड़का हो या लड़की, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अवयव का मतलब ये है। वचन, एक वचन हो, बहुवचन हो तो कोई चेंज नहीं आएगा, यानी शब्द जो है वो एक जैसा रहता है, ना तो लिंग के आधार पर बदलता है और ना ही वचन के आधार पर। देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल है यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, आज जन्म से लेकर, रातों रात, रात ही रात में, आमरण मृत्यु तक। तो अगर इस तरह के एग्जाम्पल आपके आ जाते हैं जिसमें लिंग और वचन के आधार पर कोई भी बदलाव नहीं आता तो आप आंख बंद करके अव्ययीभाव समास लिख देना। चलो, थोड़ा सा टॉपिक टफ है, इसको और इजी बनाती हूँ। जो आपको इजी समास लगते हैं ना, पहले आप एग्जाम्पल देखना कि जो इजी है, अगर उनमें से नहीं है तो आप लास्ट में इसे अव्ययीभाव समास लिख सकते हो, ठीक है। जैसे द्विगु जो इजीली पहचाना जा सकता है, अगर वो नहीं है। द्वंद्व समास जो इजीली पहचाना जा सकता है, अगर वो नहीं है। बहुब्रीहि समास, ये भी आप इजीली पहचान सकते हो। इसके अलावा अगर इन तीनों समास में से नहीं है तो तत्पुरुष समास भी बहुत इजी है, ये भी आप चेक कर लेना एक बार। अगर ये भी नहीं है तो आंख बंद करके अव्ययीभाव समास कर देना, ठीक है। चल।